नमस्कार, पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रियाओं और कार्बनिक प्रकाश रसायन पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। यह इस विशेष पाठ्यक्रम का मॉड्यूल 22 है और इस मॉड्यूल में हम चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रूजन प्रतिक्रियाओं से जुड़ी चेलोट्रोपिक प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रतिक्रिया जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को प्रतिक्रिया के दौरान एक तटस्थ अणु के रूप में समाप्त कर दिया जाता है। अब, इस विशेष स्लाइड में चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया की परिभाषा दी गई है। एक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सिग्मा बंधन टूट जाते हैं, जो मूल रूप से एक पॉलीन प्रणाली से जुड़े होते हैं। आप यहां इस अणु पर विचार करते हैं। यह एक पॉलिनी प्रणाली है जिसमें चक्रीय प्रणाली में शामिल M-2 संख्या में पाई बॉन्ड होते हैं। अब C1A और C में दो सिग्मा बॉन्ड हैं जो मूल रूप से चक्रीय पॉलीन प्रणाली के साथ परमाणु A से जुड़े होते हैं और C1A बॉन्ड और CMA बॉन्ड अणु को छोड़ते हुए टूट जाते हैं, जो कि DAB है। तो तटस्थ अणु जो DAB है, इस विशेष प्रतिक्रिया में जारी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पॉलिनी प्रणाली का निर्माण होता है जो अब एक एसाइक्लिक पॉलिनी प्रणाली है। पाई इलेक्ट्रॉन की M संख्या युक्त C1A और CMA बंधन के टूटने से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रारंभिक सामग्री की तुलना में 2 पाई इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि योजनाबद्ध आपको बहुत अधिक स्पष्ट रूप से बताता है कि एक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया क्या है। चेलोट्रोपिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जैसे तटस्थ अणुओं का उन्मूलन शामिल है। अब, यदि चेलोट्रोपिक प्रतिक्रियाओं का कई तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। अब, आइए पहले चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया के उदाहरणों पर विचार करें। यहां ब्यूटाडाइन की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रतिक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में सल्फोलीन का निर्माण होता है, जो कि यह विशेष उत्पाद है। विपरीत प्रतिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड और ब्यूटाडाइन को उत्पाद के रूप में देने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन है। यह एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया की खोज अनिवार्य रूप से क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में सल्फर का उपयोग करके रबर के वल्केनाइजेशन के अध्ययन के दौरान की गई थी। सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर उत्पादित होता है, और डनलप प्रयोगशाला में जांच कर रहे वैज्ञानिक ने अनिवार्य रूप से इस विशेष प्रतिक्रिया की खोज की जिसमें आइसोप्रीन में सल्फर डाइऑक्साइड को जोड़ना या सल्फोलीन व्युत्पन्न के आइसोप्रेनाइल एडक्ट से सल्फर डाइऑक्साइड का उन्मूलन शामिल है, जो आइसोप्रीन से संबंधित सल्फोलीन व्युत्पन्न है। तो इस विशेष प्रतिक्रिया में अनिवार्य रूप से 4n+2 संख्या में इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। दूसरे शब्दों में 6 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, क्योंकि आप इस विशेष मामले में संक्रमण अवस्था संरचना में चक्रीय में स्थानांतरित तीरों की संख्या से गिन सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो शामिल हैं वे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और सल्फर को जोड़ने वाले 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इस विशेष उदाहरण में इस कार्बन और इस विशेष सल्फर को जोड़ने वाले 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब, चक्रीय डायज़न भी नाइट्रोजन अणु के तापीय उन्मूलन से गुजरते हैं। नाइट्रोजन के एक तटस्थ अणु को उसी तंत्र द्वारा समाप्त किया जाता है जैसा कि यहां दिखाया गया है, उदाहरण के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। लेकिन एक बार नाइट्रोजन बनने के बाद प्रतिक्रिया एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया नहीं है। शीर्ष प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती है, यह आगे की दिशा में है। यह संभव है यदि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का उच्च दबाव है। विपरीत प्रतिक्रिया में, यह उच्च तापमान पर संभव है। सल्फर डाइऑक्साइड का निरंतर निष्कासन, सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च दबाव का उपयोग करके संतुलन को आगे की दिशा में और सल्फर डाइऑक्साइड के निरंतर निष्कासन से विपरीत दिशा में स्थानांतरित किया जा सकता है। शीर्ष प्रतिक्रिया के विपरीत, नाइट्रोजन निष्कर्षण प्रतिक्रिया एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन एक बार जब यह बन जाता है तो यह प्रतिक्रियाशील नहीं होता है। यह प्रारंभिक सामग्री को वापस देने के लिए ब्यूटाडाइन के साथ आगे प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसी तरह, इस विशेष मामले में यह दिखाई गई पहली प्रतिक्रिया का एक उच्च समरूप है। इस अभिक्रिया में 6 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। क्षमा करें, इस प्रतिक्रिया में प्रणाली में 8 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां जितने तीर गिने गए हैं, 4 तीर गिने गए हैं। तो 4 गुना 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया में शामिल हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के 2 और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के 2 सल्फर डाइऑक्साइड के चेलोट्रोपिक उन्मूलन के दौरान शामिल हैं। एक बार जब सल्फर डाइऑक्साइड समाप्त हो जाता है, तो उदाहरण के लिए विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो यह प्रतिक्रिया भी एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया नहीं है, जिसमें इस मामले में 8 इलेक्ट्रॉन प्रणाली शामिल है। चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने का तरीका, 2 प्रकार की संक्रमण अवस्थाएं हैं जो एक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं। एक को रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया कहा जाता है, दूसरे को गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया में, अणु जो चक्रीय पॉलिनी अणु है जिसमें वह अणु होता है जिसे समाप्त किया जा रहा है,
अर्थात डीएबी अणु। यह एक कार्टेशियन निर्देशांक में सीमित है, जैसे कि परमाणु ए मूल पर कब्जा कर लेता है और परमाणु बी और डी अनिवार्य रूप से इस विशेष प्रणाली के वाई जेड तल में स्थित होते हैं। तो आप यहां इस चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया में देख सकते हैं, बी और डी को जिसकी दिशा में खींचा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप C1A और CMA बंधन के टूटने से DAB अणु का निर्माण होता है। प्रतिक्रिया के दौरान ये दोनों बंधन टूट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप X अक्ष की दिशा में परमाणु A पर एक P कक्षीय का निर्माण होता है। गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया के मामले में यह एक गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया है। तो इसके परिणाम स्वरूप एक झुकाव गति हो रही है जो इस घुमावदार तीरों द्वारा दिखाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा के साथ एक P कक्षीय का निर्माण होता है। तो यह एक गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया है और यह एक रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया है। गैर रैखिक और रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए सीमा आणविक कक्षीय विश्लेषण प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। अब यदि आप गैर रैखिक प्रणाली या रैखिक प्रणाली के होमो पर विचार करते हैं, तो यह गैर रैखिक प्रणाली में आणविक कक्षीय का एक सममित संयोजन है। यह अनिवार्य रूप से अणु के इस होमो का उत्पादन करने के लिए एक घूर्णन प्रक्रिया से गुजरता है जो यहां दिखाया गया है। तो यह अनिवार्य रूप से एक अनुमत प्रक्रिया है। यदि आप वुडवर्ड हॉफमैन नियमों पर विचार करते हैं, तो यह एक 4 नए इलेक्ट्रॉन प्रणाली है। यदि यह एक 4 नए इलेक्ट्रॉन प्रणाली है, तो यह भूमि अवस्था में एक अनुमत प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, एक गैर रैखिक के लिए रैखिक और सह घूर्णन प्रक्रिया के लिए एक घूर्णन प्रक्रिया द्वारा तापीय स्थिति के तहत। तो घूर्णन प्रक्रिया रैखिक, यह एक अनुमत प्रक्रिया है। घूर्णन प्रक्रिया गैर रैखिक भी एक अनुमत प्रक्रिया है, अगर यह 4n इलेक्ट्रॉन प्रणाली है। यदि यह एक 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली है, तो गैर रैखिक प्रक्रिया में घूर्णन प्रक्रिया होगी, जबकि रैखिक प्रक्रिया में घूर्णन प्रक्रिया होगी, जिसकी अनुमति है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो तापीय परिस्थितियों में यह बहुत स्पष्ट है, 4n इलेक्ट्रॉन प्रणाली घूर्णन गति से गुजरेगी, जबकि एक 4n+2 इलेक्ट्रॉन गति रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया के लिए घूर्णन प्रक्रिया से गुजरेगी। गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया में यह बिल्कुल विपरीत होगा। प्रकाश रासायनिक अवस्था में ये तापीय प्रतिक्रिया पूरक हो अच्छे। जब इसे 4n इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए घूर्णन तरीके से अनुमति दी जाती है, तो इसे प्रकाश रासायनिक स्थिति के तहत 4n इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए घूर्णन तरीके से अनुमति दी जाती है। तो ये वुडवर्ड हॉफमैन नियम हैं जो अनिवार्य रूप से FMO प्रकार के विश्लेषण से प्राप्त होते हैं, जो इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है, और परिणामों की व्याख्या इस तरह से की जाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड उच्च तापमान और उच्च दबाव पर ब्यूटाडाइन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सल्फोलीन का निर्माण होता है। सल्फोलीन अपघटन से गुजरकर सल्फर डाइऑक्साइड और ब्यूटाडाइन भी दे सकता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है, तो इसे बाईं ओर की दिशा में धकेल दिया जा सकता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को लगातार हटाया जाता है, तो इसे दाहिने हाथ की दिशा में भी धकेला जा सकता है। इसलिए इस अभिक्रिया को ब्यूटाडाइन के भंडारण की एक विधि के रूप में देखना चाहिए, जो ठोस रूप में एक गैस है। यह सल्फोलीन एक ठोस पदार्थ है। इसलिए एक बार ठोस पदार्थ को गर्म करने के बाद आप गैसीय उत्पाद बनाते हैं। इसलिए जब भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए ब्यूटाडाइन की आवश्यकता होती है, तो कोई भी सल्फोलीन ले सकता है और इसे गर्म कर सकता है, मूल स्थान पर ब्यूटाडाइन उत्पन्न करता है और ब्यूटाडाइन को एक अन्य डायनोफाइल के साथ फंसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक डिल्स एल्डर इरेक्ट का निर्माण होता है। हम नियत समय में इस तरह की प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अनिवार्य रूप से इसे ब्यूटाडाइन के ठोस समतुल्य के रूप में माना जा सकता है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड के उन्मूलन द्वारा काफी आसानी से ब्यूटाडाइन प्राप्त करने के लिए तापीकृत किया जा सकता है। प्रतिक्रियाएं प्रकृति में अत्यधिक डायस्टेरियो सेलेक्टिव होती हैं। यदि हम डाइमिथाइल प्रतिस्थापित सल्फोलीन के SiS आइसोमर पर विचार करते हैं, तो दूसरे शब्दों में 2,5 डाइमिथाइल प्रतिस्थापित सल्फोलीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे की दिशा में यह एक घूर्णन उन्मूलन से गुजरता है। इन दो बंधनों की घूर्णन गति अर्थात यह कार्बन सल्फर बंधन और यह कार्बन सल्फर बंधन, जिसके परिणाम स्वरूप 2 मिथाइल समूह हेक्सा का ई आइसोमर बनता है। यदि आप हेक्सा 2,4 डाइन ई आइसोमर लेते हैं और ट्रैपिंग एजेंट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं,
तो जो सल्फोलीन बनता है वह एक SiS डाइमिथाइल सल्फोलीन है जो बनता है। यदि हम दूसरे डायस्टेरियो आइसोमर अर्थात ट्रांस डाइमिथाइल प्रतिस्थापित सल्फोलीन को लेते हैं तो यह उच्च तापमान पर अपघटन से गुजरता है। फिर से एक बहुत ही उच्च स्टीरियो सेलेक्टिव तरीके से यह एक ईजेड आइसोमर का उत्पादन करता है। डायने के लिए हेक्सा 2 का ईजेड आइसोमर जब इसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांस का निर्माण होता है। इन सभी मामलों में यह एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसकी अनुमति है और इस विशेष मामले में ऐसा ही होता है। तो यदि आप इस प्रतिक्रिया को देखते हैं तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली प्रतिक्रिया अपवर्तक प्रक्रिया बनती है। तो यह एक गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए जो हम सोच रहे हैं। यह एक 6 इलेक्ट्रॉन प्रणाली है जिसमें यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। कुल मिलाकर यह एक 6 इलेक्ट्रॉन प्रणाली है। तो यह एक 4n+2 प्रणाली है। तापीय स्थितियों में 4n+2 प्रणाली जब यह एक घूर्णन प्रक्रिया से गुजरती है तो यह स्पष्ट रूप से एक गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रकार की प्रणाली है। यदि हम उच्च क्रम प्रणाली में जाते हैं तो इस प्रणाली का उच्च समरूप सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रूजन वह प्रक्रिया है जो अत्यधिक डायस्टेरियो सेलेक्टिव तरीके से होती है। यह सीज आइसोमर यहां ऑक्टा ट्राइने अणु का आइसोमर देता है। ऑक्टा 2, 4, 6 ट्राइने अणु है जो हम इस विशेष मामले में प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर विपरीत प्रतिक्रिया संभव नहीं है। यह एक कॉन रोटेटरी प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, एक कॉन रोटेटरी प्रक्रिया जिसमें इस कार्बन सल्फर बंधन और इस विशेष कार्बन सल्फर बंधन को मोड़ना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप इस विशेष उत्पाद का निर्माण होता है। दूसरी ओर यदि आप उच्च समरूप के ट्रांस डाइमिथाइल व्युत्पन्न को लेते हैं जो यहां नीचे दिखाया गया है, यह उच्च तापमान पर अपघटन से गुजरता है, फिर से अत्यधिक डायस्टीरियो सेलेक्टिव तरीके से, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्टेट्रियन उत्पाद के ईजेड आइसोमर का निर्माण होता है, जो इस मामले में यह विशेष उत्पाद है। तो प्रतिक्रियाएं अत्यधिक डायस्टेरियो सेलेक्टिव हैं। वे या तो घूर्णन रहित तरीके से या घूर्णन रहित तरीके से गुजरते हैं। यदि आप 4n+ इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए घूर्णन विच्छेद प्रक्रिया देखते हैं तो यह इलेक्ट्रोसाइक्लिक चयन नियम या इलेक्ट्रोसाइक्लिक वुडवर्ड हॉफमैन नियम के समान है। विद्युत चक्रीय अभिक्रियाओं में भी तापीय स्थिति में 4n+2 अभिक्रिया घूर्णन विहीन अनुकूल होगी। एक 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली होगी, क्षमा करें, एक 4n इलेक्ट्रॉन प्रणाली घूर्णन अनुकूल होगी, एक 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली घूर्णन अनुकूल होगी, अनिवार्य रूप से एक वुडवर्ड हॉफमैन नियम के माध्यम से विद्युत चक्रीय प्रतिक्रिया को चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया से संबंधित करती है। विद्युत चक्रीय प्रतिक्रिया जो भी हो, वुडवर्ड हॉफमैन नियम इस विशेष तरीके से चेलोट्रोपिक प्रतिक्रियाओं पर भी लागू होता है। अब यह अणु जो एक चक्रीय सल्फोन अणु है, 300 डिग्री के बहुत उच्च तापमान पर सल्फर डाइऑक्साइड के निष्कासन से गुजरता है, जिसमें शायद एक गैर परिकल्पित मार्ग शामिल होता है, जिसमें सल्फर कार्बन बंधन का चरणबद्ध टूटना शामिल होता है। इसका कारण यह है कि यदि यह एक घूर्णन प्रक्रिया है तो इसमें एक ट्रांससाइक्लोऑक्टीन प्रकार के उत्पाद, ऑक्टाट्राइन प्रकार के उत्पाद का निर्माण शामिल होगा, जो ज्यामितीय रूप से अनुकूल प्रणाली नहीं है। तो कॉन रोटेटरी प्रक्रिया जो एक समरूपता अनुमत प्रक्रिया है, उच्च तापमान पर आसानी से नहीं होती है। इस विशेष उदाहरण में साइक्लोऑक्टेट्रीन के गठन के लिए एक गैर संयोजित मार्ग प्रस्तावित किया गया है। तो यह एक सिग्मेट्रोपिक प्रतिक्रिया नहीं है, सिग्मेट्रोपिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। मुझे खेद है कि यह एक सिग्मेट्रोपिक प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है जो एक ऑर्थोक्विनोडिमेथाइड प्रकार की प्रणाली को फंसा देता है। गर्म करने पर मुड़ा हुआ साइक्लोब्यूटीन रिंग को खोल देगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्थोक्विनोडिमेथाइड का निर्माण होगा। यह एक विद्युत चक्रीय प्रतिक्रिया है जिसका हम पहले ही विद्युत चक्रीय अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। तो क्विनोआ डाइमिथाइल मध्यवर्ती जो बनता है वह उत्पाद के रूप में बेन सल्फोलेन का उत्पादन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा फंस जाता है। यह वास्तव में बेंजाइक्लोब्यूटीन के थर्मोलिसिस से प्राप्त होने वाले ऑर्थोक्विनोआ डाइमिथाइल व्युत्पन्न के ट्रैपिंग के लिए एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया है। एक उत्पाद के गठन के परिणामस्वरूप जो दाहिने हाथ की ओर दिखाया गया है, कावा द्वारा विपरीत प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया है। विपरीत प्रतिक्रिया यह है कि यदि आप बेन सल्फोलीन लेते हैं और इसे 300 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो यह एक ऑर्थोक्विनोन डाइमिथाइल बनाता है। किसी भी ट्रैपिंग एजेंट की अनुपस्थिति में ऑर्थोगोनल डाइमिथाइड अनिवार्य रूप से एक 4 पाई साइक्लोडेशन प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप शायद एक ठोस मार्ग नहीं है, शायद एक चरणबद्ध मार्ग है, जिसके परिणामस्वरूप डाइबेंजोसाइक्लोऑक्टाडाइन प्रकार का अणु बनता है, जिसे यहां दिखाया गया है, जो 48% उपज में प्राप्त होता है।
उदाहरण के लिए एन मिथाइल सक्सीनामाइड, एन फिनाइल सक्सीनामाइड जैसे ट्रैपिंग एजेंट की उपस्थिति में यह अणु एन मिथाइल सक्सीनामाइड के साथ डायल्स एल्डर प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप 78% उपज में साइक्लोरेट का निर्माण होता है। यदि यह विलयन चरण में नहीं किया जाता है, यदि यह उच्च तापमान पर गैस चरण पायरोलिसिस में किया जाता है, तो जो ऑटोकिनोडिमेथेट बनता है वह साइक्लोब्यूटीन देने के लिए वलय समापन प्रतिक्रिया से गुजरता है। साइक्लोब्यूटीन अनिवार्य रूप से गुजर जाएगा। यह एक प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक गैस चरण प्रतिक्रिया है, जहां बेंजाइक्लोब्यूटीन फंस जाता है, जो आगे प्रतिवर्ती तरीके से ऑर्थोगोनल डाइमिथाइल में अपघटन से नहीं गुजर सकता है। तो यह शायद एक फ्लैश वैक्यूम पायरोलिसिस प्रकार का प्रयोग है, जहां बेंजाइक्लोब्यूटीन गैस चरण के तहत तरल नाइट्रोजन जाल में फंस जाता है। इसके परिणामस्वरूप इस विशेष की विपरीत प्रतिक्रिया के साथ उत्पाद का लगभग 68% बनता है। यह प्रतिक्रिया एक आगे की प्रतिक्रिया है, जबकि यह बेंजाइक्लोब्यूटीन से एक विपरीत प्रतिक्रिया है, जो आप इस मामले में सल्फोलीन में जाते हैं, जबकि सल्फोलीन से आप इस विशेष मामले में बेंजाइक्लोब्यूटीन में जाते हैं। यहां संबंधित क्विनोआ डाइमिथाइड देने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के चेलोट्रोपिक उन्मूलन से गुजरने वाली नैफ्थलीन प्रणाली का एक उच्च समरूप है। फोटोकेमिकल स्थिति के तहत क्विनोआ डाइमिथाइड अनिवार्य रूप से नैफ्थो के ट्रांसडाइफिनाइल आइसोमर बनाता है। बेंजाइक्लोब्यूटीन की तरह यह नैफ्थोसाइक्लोब्यूटीन प्रकार का अणु है। इस प्रतिक्रिया में डाइफिनाइल प्रतिस्थापित नैफ्थोसाइक्लोब्यूटीन बनता है। यह प्रस्तावित मध्यवर्ती है। दुर्भाग्य से रिंग के खुलने की स्टीरियोकेमिकल जानकारी ज्ञात नहीं है। यह केवल रिंग समापन उत्पाद है जो ज्ञात है, और चूंकि यह एक हॉर्न रोटेटरी प्रक्रिया है, यह शायद एक जेडई आइसोमर है जो ट्रांसडाइफिनाइल व्युत्पन्न देने के लिए रिंग समापन प्रतिक्रिया से गुजर रहा है, जैसा कि इस मामले में कोई उम्मीद करेगा। नॉरबोर्नाडीन एक बहुत ही असामान्य चेलोट्रोपिक प्रकार के जाल से गुजरता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है, तो नॉरबोर्नाडीन एक होमोचेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया करता है। इसे होमोचेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया माना जाता है। अभिक्रिया अनिवार्य रूप से इस विशेष बंधन की दो निकटता के कारण होती है, जो अंदर की ओर उन्मुख होते हैं, पी ऑर्बिटल सिस्टम में मौजूद होते हैं। हम इसे पहले ही 2+2 साइक्लोरेशन प्रतिक्रिया में देख चुके हैं, जो नॉरबोर्नाडीन से क्वाड्रीसाइक्लिन देता है। यहाँ यह इन दो स्थितियों के बीच एक सल्फर डाइऑक्साइड समावेशन से गुजरता है, जिसमें पीछे की ओर कार्बन कार्बन बंधन गठन का एक सहवर्ती गठन होता है, जो कि यह विशेष कार्बन कार्बन बंधन है जो बनाया जा रहा है। तो यह प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से कमरे के तापमान पर होती है। जब इस अणु को गर्म किया जाता है, तो यह आगे की प्रतिक्रिया में बनने वाले चक्रीय प्रवाह से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रतिवर्ती बहिष्करण से गुजरेगा। टेट्राहेक्सामीथिलीन 2,2,2 साइक्लिक प्रणाली के मामले में कम तापमान पर जब इसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एक बिस ट्रैपिंग हो रही है। बिस सल्फोलीन अनिवार्य रूप से इस टेट्रामीथिलीन 2,2 बाइसाइक्लिक प्रणाली की प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में बनता है। पहली प्रतिक्रिया इन दो मिथिलीन इकाइयों का उपयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड ट्रैपिंग है, जो एक एक्सोमिथिलीन समूह है, जिसके परिणामस्वरूप सल्फोलीन का निर्माण होता है। दूसरा अणु भी इस विशेष एक्सोमिथाइलिन व्युत्पन्न को फंसा रहा है, जो अणु के दूसरी तरफ से सल्फोलीन व्युत्पन्न बनाता है। ब्यूटाडाइन द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड को पकड़ने की सिंथेटिक उपयोगिता इस विशेष उदाहरण में सचित्र है। सल्फोलीन के अल्फा प्रोटॉन प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय होते हैं, और उन्हें लिथियम हेक्सामेथिल्डिसिलाज़ेन या ब्यूटिलिथियम प्रकार के अभिकर्मक के साथ उपचार करके डिप्रोटोनेट किया जा सकता है। तो एक बार कार्बेनियन उत्पन्न होने के बाद वह प्रकृति में न्यूक्लियोफिलिक होता है, और जो इस डाइआयोडो यौगिक के साथ SN2 फैशन में प्रतिक्रिया करता है ताकि मिथाइलिन ब्रिज बिस सल्फोलिन व्युत्पन्न दिया जा सके, जो कि यह विशेष व्युत्पन्न है। आप इस विशेष अणु को देने के लिए वही सल्फोलीन प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो यहां दिखाया गया है। वैकल्पिक रूप से यह यहां कार्बेनियन के उत्पादन के बाद एक अन्य सल्फोलीन अणु के साथ भी दे सकता है। आप इसे आयोडाइड के एक मोल के साथ केवल एक मोनो प्रतिस्थापित व्युत्पन्न के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रक्रिया को एक अलग सल्फोलीन के साथ दोहराते हैं, फिर आपको इससे जुड़ा एक अलग सल्फोलीन मिलता है। तो इस तरह के सममित और साथ ही असम्मित मिथिलीन पुलित सल्फोलीन व्युत्पन्न बनाना संभव है। इन व्युत्पन्नों का क्या उपयोग है? जब उन्हें पाइरिडिन की उपस्थिति में टोल्यूनी में गर्म किया जाता है, तो पाइरिडिन अनिवार्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड अणु को फंसाने के लिए होता है। आप प्रणाली से ब्यूटाडाइन इकाइयों को पुनः उत्पन्न करते हैं, जो एक मिथिलीन लिंकर द्वारा अलग किए जाते हैं। मिथिलीन लिंकर श्रृंखला को संश्लेषण के लिए लिए जा रहे डाइआयोडो व्युत्पन्न के आधार पर भिन्न किया जा सकता है। एक बार ब्यूटाडाइन अणुओं का उत्पादन हो जाने के बाद उन्हें डाइमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट के साथ फंसाया जा सकता है, जिसे इस विशेष मामले में DMAD के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।
एक डबल डायल्स एल्डर प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से इस हेक्साडाइन इकाई का उत्पादन करती है, जो कई संश्लेषणों में कृत्रिम रूप से एक बहुत ही मूल्यवान मध्यवर्ती हो सकती है। हमारे कार्बोसोल व्युत्पन्नों के साथ इस तरह के व्युत्पन्नों के संश्लेषण के लिए आर्टोक्विनोडिमेथेड प्रकार के व्युत्पन्न के सल्फर डाइऑक्साइड ट्रैपिंग का भी उपयोग किया जाता है। वे कैसे संश्लेषित होते हैं? आप डाइब्रोमो व्युत्पन्न लेते हैं और इसे सोडियम आयोडाइड के साथ उपचारित करते हैं। ये एक 4 का उन्मूलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार के व्युत्पन्न एक्सोमिथाइलिन ऑर्थोक्विनोडाइमेथाइड का निर्माण होता है। तो एक इंडोल ऑर्थोक्विनोडिमेथाइड व्युत्पन्न वह है जो यहां बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह -30 डिग्री पर फंस जाता है, उदाहरण के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फोलीन का निर्माण होता है, जो वास्तव में इंडोल प्रकार के व्युत्पन्न से जुड़ा होता है। तो एक बार यह हो जाने के बाद इसका उपयोग केवल गर्म करके ऑर्थोक्विनोन डाइमेथाइल व्युत्पन्न को पुनः उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो यह एक प्रकार से इस प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती को सल्फोलीन के रूप में संग्रहित करता है। जब भी इसकी आवश्यकता होती है, इस सल्फोलीन को लिया जा सकता है और इसे मध्यवर्ती बनाने के लिए गर्म किया जा सकता है, जिसे मूल रूप से उत्पादित किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के डायल्स और डायनोफाइल्स द्वारा फंसाया जा सकता है। इस विशेष मामले में एथिल विनाइल कीटोन वह है जो लिया जाता है, और यह इन दो उत्पादों को 30 से 70 के अनुपात में देने के लिए एक रेजिव सिलेक्टिव तरीके से डायल्स एल्डर प्रतिक्रिया से गुजरता है। यह इस विशेष मामले में प्रमुख उत्पाद है। तो यह अनिवार्य रूप से इस तरह के कार्बोसोल व्युत्पन्न के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इंडोल के ऑर्थोक्विनोन डाइमेथाइल को इस विशेष लैक्टोन को गर्म करके भी संश्लेषित किया जा सकता है। इस विशेष व्युत्पन्न को देने के लिए इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमने इस मॉड्यूल में जो देखा है वह अनिवार्य रूप से चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया का परिचय है। 2 प्रकार की चेलोट्रोपिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक में रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया शामिल होती है, दूसरी में गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। आरेख अनिवार्य रूप से स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि एक रैखिक क्या है और एक गैर रैखिक चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया क्या है। फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड समावेशन के साथ साथ सल्फोलीन प्रकार के अणु से सल्फर डाइऑक्साइड बहिष्करण प्रतिक्रियाओं के कई उदाहरणों को देखा, और सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ी चेलोट्रोपिक प्रतिक्रिया के कुछ सिंथेटिक अनुप्रयोगों को भी इस विशेष मॉड्यूल में चित्रित किया गया है। मुझे आशा है कि आपको यह मॉड्यूल पसंद आया होगा। ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।